नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं, ये हिंदी की जो है प्रश्न की एक सीरीज़ है और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए ये बनाई गई है, तो काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है आपको। और चैनल यदि आपने अभी नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। कबीरदास हिंदी भक्ति काव्य धारा डैश के कवि थे, तो किस धारा के कवि थे ये बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइएगा सही विकल्प कौन सा होगा। इसका सही विकल्प होगा ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीर थे। सूरदास की कृतियां हैं, तो कौन सी कृतियां, कौन सी रचनाएं सूरदास की हैं यह आपको बताना है। तो सूरसागर भी है, सुर सरावली और साहित्य लहरी, ये तीन प्रसिद्ध कृतियां हैं सूरदास की, तो उपरोक्त सभी इसका सही विकल्प होगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, कहाँ पर की थी यह बताना है। ऑप्शन ए है काशी, ऑप्शन बी अयोध्या में, ऑप्शन सी प्रयाग में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अयोध्या में की थी रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने। तुलसीदास जी के काव्य भेद हैं, तो कौन से काव्य भेद हैं इसमें बताइएगा। ऑप्शंस दिए गए हैं। तो तुलसीदास जी के काव्य भेद प्रबंध काव्य भी है, गीत काव्य और मुक्तक काव्य, ये तीनों काव्य भेद हैं, तो उपरोक्त सभी इसका सही विकल्प होगा। बिहारी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, किस सन में हुआ था यह बताना है। तो ऑप्शन ए है 1601 ईस्वी में, ऑप्शन ब है 1602, ऑप्शन स है 1603, ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन स 1603 में ग्वालियर में हुआ था। बिहारी के काव्य का प्रमुख रस है, बिहारी के जो काव्य हैं उनमें कौन सा रस है यह आपको बताना है। प्रमुख रूप से कौन सा रस है उनमें यह आपको बताना है। तो चारों विकल्प दिए गए हैं, बताइएगा आप लोग सही विकल्प कौन सा है। तो श्रृंगार रस के कवि थे बिहारी। श्रृंगार काल 1700 से लेकर 1900 तक इसका काल है, जिसे रीति काल कहा जाता है। मैथिली शरणगुप्त की वीर रस प्रधान पुस्तक थी, कौन सी वीर रस प्रधान पुस्तक है मैथिली शरणगुप्त की। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो भारत भारती ये वीर रस की पुस्तक थी। शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जा सकता है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को अमूल्य धरोहर कहा गया है। तो ऑप्शन ए है प्रेम पथिक, ऑप्शन बी झरना, ऑप्शन सी कामायनी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कामायनी को अमूल्य धरोहर कहा गया है। बहुत ही प्रसिद्ध रचना कामायनी है जयशंकर प्रसाद की। गाय किस प्रकार का शब्द है। तो विकल्प दिए गए हैं, बताइएगा सही कौन सा है। तो गाय एक अर्थी शब्द हैं। एक अर्थी शब्द वे होते हैं जो एक अर्थ देते हैं। आप देख सकते हैं एक अर्थी में एक धन अर्थ से मिलकर बना है एक अर्थी, तो जो एक शब्द देने वाले होते हैं उन्हें एक अर्थी शब्द कहा जाता है। तो गाय का मतलब सिर्फ गाय होता है, तो यहाँ पर सही विकल्प बी होगा। जो उत्तर न दे सके उसे क्या कहेंगे, आप लोग बताइएगा। जी बिल्कुल सही होगा इसका ऑप्शन ए, जो उत्तर न दे सके उसे निरुत्तर कहा जाएगा। अज्ञानी मतलब जिसे ज्ञान ही ना हो, और मूर्ख मतलब भी जिसे ज्ञान से कोई मतलब नहीं हो, और ये तो होगा ही नहीं, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। अपने पर बीती घटना इसे क्या कहा जाता है।
तो ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताइएगा सही विकल्प कौन सा है। तो अपने पर जो घटना बीती हुई होती है उसे आप बीती कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहा जाता है। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक, और जो ना विश्वास रखता है उसे नास्तिक कहा जाता है। तो यहाँ पर विश्वास रखता हो पूछा गया है तो आस्तिक होगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो ये हो गया है। जिसका कोई आकार ना हो तो उसे क्या कहा जाएगा। सही विकल्प ए होगा, निराकार। कबीर जी निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, यानी कि वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वे ऐसे ईश्वर की पूजा करते थे जिसका कोई आकार ना हो, तो उसे निराकार कहा जाता था। साकार मतलब जिसका आकार हो कुछ न कुछ, तो ये भी नहीं होगा। और गोल ईश्वर का रूप नहीं होता है। और ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। तो सही होगा ऑप्शन ए। जहाँ अनाथ रहते हों उसे क्या कहा जाता है। उसे अनाथालय कहा जाता है। जहाँ अनाथ रहते हों उसे अनाथालय कहा जाता है। जो पढ़ा लिखा हो उसे क्या कहते हैं। जो पढ़ा लिखा उसे शिक्षित कहते हैं। जो कभी न मरे, जो कभी न मरे ये वाक्यांश है। इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा सही, आप लोग बताइएगा सही विकल्प कौन सा होने वाला है। तो जो कभी न मरे उसके लिए अमर, और जो कभी न बूढ़ा उसके लिए अजर शब्द है। कुबेर, तो यहाँ पे पूछा गया है कुबेर का पर्यायवाची आपको बताना है। तो कुबेर का सही पर्यायवाची कौन सा होगा। तो जी बिल्कुल धनराज। कुबेर मतलब भी धन से संबंधित होता है। जो धनी व्यक्ति होते हैं उन्हें कुबेर कहा जाता है। तो कुबेर से मतलब है धनराज का। राजा, यहाँ पे राजा का जो है आपको बताना है सही जो है सिनोनिम्स बताना है, यानी आपको पर्यायवाची बताना है, समानार्थी बताना है राजा का कौन सा होगा। तो महाराज इसका सही विकल्प है। इसमें दोनों सही है। ब और स, नृप मतलब भी राजा होता है, तो ऑप्शन द इसमें सही होगा। माता, माता का हमें बताना है इसमें क्या मतलब होता है, कौन सा। तो शिक्षिका मतलब माता नहीं होता, इला मतलब नहीं होता, शारदा मतलब नहीं होता। सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, यानी धात्री मतलब भी माता होता है। पृथ्वी, अब पृथ्वी का जो है पर्यायवाची बताइएगा कौन सा है इसमें। तो ऊपर होगा ही नहीं, विहग मतलब पक्षी होता है, पृथ्वी मतलब धरा होता है। तो सही विकल्प स है। रात का हमें बताना है सही पर्यायवाची, तो बताइएगा सही पर्यायवाची कौन सा है। तो निशा होगा सही इसका पर्यायवाची रात का। भारती पर्यायवाची शब्द है, तो भारती किसका पर्यायवाची है बताइएगा। तो भारती सरस्वती का बिल्कुल पर्यायवाची है। पक्षी का पर्यायवाची ये नहीं होता है। अल्प का विलोम है, कौन इनमें अल्प का विलोम इनमें से कौन सा है बताइएगा। तो अल्प मतलब कम होता है और उसका विलोम है अधिक। नूतन का विलोम,
नूतन मतलब नया और पुरातन मतलब पुराना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा स। पर्यायवाची लिखते समय दोस्तों या विलोम लिखते समय एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि वो तत्सम शब्द है यदि तो उसका पर्यायवाची भी तत्सम में ही होगा, और यदि वह तद्भव शब्द है तो उसका पर्यायवाची भी उसी प्रकार तद्भव ही होगा। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने वाली है, क्योंकि कभी कभी ये जैसे मिलते जुलते शब्द होते हैं लेकिन तद्भव तत्सम का सिर्फ अंतर होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे इसी प्रश्न में नूतन का पुराना भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे वो नहीं होगा, नूतन का सिर्फ पुरातन यहाँ पे होगा। जड़ का विलोम, जड़ का विलोम कौन सा इनमें से है बताइएगा। तो जड़ मतलब जिसमें कोई जान ना हो, बिना चेतना का जो हो, मूर्ख भी होता है जड़ मतलब। और इसका सही विलोम पूछा है तो इसका विलोम होगा चेतन। जंगम का विलोम, जंगम का सही विलोम कौन सा है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। तो जंगम का विलोम होता है स्थावर। कनिष्ठ का विलोम बताना है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइएगा कनिष्ठ का सही विलोम कौन सा है। तो कनिष्ठ मतलब होता है छोटा या जूनियर, और उसका मतलब होता है सीनियर यानी ज्येष्ठ या श्रेष्ठ इससे। तो सस इसका सही विकल्प है। प्रसन्नता का विलोम, प्रसन्नता का विलोम हमें बताना है। प्रसन्नता मतलब खुशी होती है, आप जानते हैं प्रसन्नता, और उसका ये हो जाएगा सही विलोम खेद यानी दुख प्रकट करना। अचल, अचल का विलोम बताइएगा। अचल मतलब जो ना चले, स्थिर रहे, और सचल मतलब जो चले या जो गतिमान हो उसे सचल कहेंगे। तो इसका बिल्कुल सही है अचल का सचल। कुचल और निश्चल बिल्कुल नहीं होगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन ए है। सोम का विलोम, सोम का विलोम कौन सा है? सही विकल्प होगा उग्र। सोम, सोम में मतलब होता है जो शांत हो उसे, और उसका विलोम होगा उग्र। दिए जा रहे मुहावरे का अर्थ पूछा है, तो काया पलट होना, इसका सही मुहावरा क्या अर्थ होगा? तो शोभा बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है काया पलट होने का, काया पलटने से सुंदर दिखने से भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, काया पलटने से यानी कि अत्यधिक परिवर्तन, जब कभी बहुत बदलाव हो जाता है तो लोग कहते हैं काया पलट गई। तो इसका सही मुहावरे का अर्थ होगा अत्यधिक परिवर्तन होना। हाथ साफ करना, इसका आपको बताना है मुहावरे का सही अर्थ। तो हाथ साफ करना आप जानते हैं इसका सही अर्थ होगा वस्तु चुरा लेना या चोरी कर लेना कोई भी चीज़, तो उसे हाथ साफ करना कहेंगे। ढाक के तीन पात, इसका सही अर्थ कौन सा है? तो ढाक के तीन पात मतलब हमेशा एक सी दशा में रहना, इसका स बिल्कुल सही है। एक ही स्थिति में रहना वो ढाक के तीन पात कहा जाता है। कबूतर का तत्सम शब्द क्या है? तो कबूतर का तत्सम शब्द पूछा है, तो कबूतर का तत्सम होता है कपोत। गौर होता नहीं, गौर मतलब गोरा से मतलब है, कपाट मतलब
दरवाजे से मतलब है, दधी मतलब दही से मतलब है, तो इसका सही होगा ऑप्शन बी। ओठ का तत्सम शब्द पूछा है, कौन सा होगा? तो ओठ का तत्सम पूछा है तो हो जाएगा ओष्ठ। बाकी घृत मतलब घी होता है, घर मतलब गृह होता है, अंगुली मतलब अंगुष्ठिका, इसका तत्सम हो जाता है, तो सही होगा ऑप्शन स। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं या तो विगत डीएलएड की परीक्षाओं में वो पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना भी है, तो ऐसे प्रश्नों को लिया गया है। और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो कृपया भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुफा का तत्सम शब्द क्या है? तो गुफा का तत्सम होता है गुहा। घर नहीं होता है, चड़क नहीं होता है, यम नहीं होता है, सही होगा ब। मामा का तत्सम शब्द क्या है? तो मामा का तत्सम है मातुल। मामू चच्चा ये होगा नहीं, भ्राता मतलब तो भाई होगा, तो सही होगा द। छतरी का तत्सम शब्द क्या है? तो छतरी का तत्सम शब्द यहाँ पे छतरी होता है। छाता से कोई मतलब नहीं है, कवर से मतलब ही नहीं है, छत से नहीं मतलब है, सही विकल्प स है। दो शब्दों के योग से बने शब्द कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? ये ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइएगा सही ऑप्शन कौन सा है। तो दो शब्दों से जो बनते हैं उन्हें सामासिक शब्द कहते हैं। अगर यहाँ पे दो वर्डों से रहता तो उसे संधि कहते, लेकिन दो शब्दों के योग से बनते हैं सामासिक शब्द, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ब। और ऑप्शंस पर देख लें तो देशज जो देश में उत्पन्न होते हैं वे शब्द, तद्भव मतलब जो संस्कृत से परिवर्तित हो गए हैं, अशुद्ध हो गए हैं, वे होते हैं तद्भव शब्द। तत्सम मतलब जो संस्कृत से वैसे के वैसे प्रयोग में हैं, तो इनमें कोई बदलाव नहीं होता, उन्हें तत्सम कहते हैं, तो सही विकल्प इसमें होगा ऑप्शन ब। निम्न में से देशज शब्द का चुनाव कीजिए। कौन सा इसमें देशज शब्द है बताइएगा? शुक्रिया है या धन्यवाद, या ऑप्शन सी है गृह, या फिर ठकठकाना, कौन सा देशज शब्द है? तो हमारा ठकठकाना ये होता है देशज शब्द। कृपा धन आलू का अर्थ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कृपालु। लड़ धन आई, ये संधि विच्छेद कर दिया गया है शब्द को। लड़ धन आई का अर्थ पूछा, तो ये मिलाकर क्या शब्द बनाएगा आप लोग बताइएगा? तो लड़ धन आई हो जाएगा यहाँ पे लड़ाई। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध शब्द आपको बताना है। ये बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन अ, इसमें त्याज्य होगा। जिसे त्याग दिया गया है वो त्याज्य है। भाषाई कौशल नहीं है, कौन सा भाषाई कौशल नहीं है बताइएगा? तो आप सभी जानते हैं भाषा के कौशल के विकास हेतु वाचन भी बहुत आवश्यक है, ये उसका प्रमुख कौशल है। पठन और लेखन तो बिल्कुल उसका कौशल है ही, लेकिन गद्य ये भाषा कौशल नहीं है। ऑप्शन अ इसमें सही होगा। गद्य का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइएगा सही कौन सा है। तो गद्य मतलब अपनी बात कहना, सही इसका है। गद्य की विधा नहीं है, तो गद्य की विधा पत्र, इसमें हम अपनी बात
को कहते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं। निबंध, इसमें भी अपनी बात को विस्तृत रूप से कहा जाता है, और उपन्यास में इससे भी बड़ा, कहानी का बड़ा रूप उपन्यास होता है। तो इन तीनों में डिस्क्रिप्टिव रूप से अपनी बात कही जाती है। और गद्य की विधा नहीं पूछा है तो ये कविता नहीं होगी, क्योंकि ये पद्य की विधा है। तो ऑप्शन ए इसमें सही है। भाषा की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों को होना चाहिए। तो सही विकल्प होगा शुद्ध। भाषा की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों को शुद्ध होना चाहिए। गद्य का प्रयोग किया जाता है, किसमें गद्य का प्रयोग किया जाता है बताइएगा। तो वैदिक व्यवहार में ऑप्शन ए है। तो वैदिक व्यवहार में नहीं किया जाता है गद्य का प्रयोग। परस्पर विचार विमर्श करने में भी गद्य का प्रयोग नहीं होता है। बोलचाल में गद्य का प्रयोग नहीं होता है भाषा। और ऑप्शन ड इसमें सही है, इनमें से कोई नहीं। रचना का अर्थ है, तो रचना का क्या अर्थ है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन स, यानी क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करना। शब्दों को क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करना ही रचना है। भाषा के रूप हैं, भाषा के कौन कौन रूप हैं बताइएगा, इसमें सही विकल्प कौन है। तो राजभाषा बिल्कुल भाषा का रूप है, मातृभाषा भी भाषा का रूप है, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा भाषा का रूप ही है। तो ऑप्शन द इसमें सही विकल्प होगा। सही विकल्प ऑप्शन द, इनमें से सभी। भाषा का मुख्य कौशल है, कौन सा भाषा का मुख्य कौशल है, इसमें से बताइएगा सही विकल्प कौन है। तो भाषा सीखने के लिए पढ़ना आवश्यक है, बोलना आवश्यक है, लिखना भी आवश्यक है। तो ये तीनों हो गए भाषा के मुख्य कौशल। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा द, यानी भाषा का मुख्य कौशल पढ़ना, बोलना, लिखना, ये सभी हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सीरीज में। धन्यवाद।